हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवभारत एजुकेशन में स्वागत है। हम पिछली क्लास के अंदर मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और आज की क्लास के अंदर इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहले वाले वीडियो को देखिए, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 से शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% व्यय करता है। अगर इस व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि होती है और व्यय में 19% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। देखो, इस प्रश्न को हमारा टारगेट एलिगेशन से सोल्व करने का है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा वो भी आप देख लीजिए एक बार। आपको पता है, इनकम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आय और जो व्यय है ना, और जो बचत है, इन तीनों की बात होती है यहाँ पे। आय को अगर आप यहाँ पे 100 मान लेते हो तो व्यय 75% करता, तो 75 व्यय हो गया, तो सेविंग कितनी होगी इसकी बताओ यहाँ से। ये 25 हो जाएगी इस प्रकार से। अब आपको बोला गया है कि व्यक्ति जो है ना अपनी आय का 75% व्यय करता है और आय में 15% का इंक्रीमेंट होता है, आय में 15% का इंक्रीमेंट होता है और व्यय में 19% का इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे। और बचत में आपको क्या परिवर्तन होगा वो बताना है यहाँ पे। देखो, यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि 75 का 19% निकालने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए यहाँ पे। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। क्या, यहाँ से आप इसका रेशियो बना लो। यहाँ पे आप देखो, ये 25 कितना हो जाएगा, 25 75 यहाँ पे, और 25 से कम 25, और 25 से गए ये 4 बार यहाँ पे, यानी कि इनकम का, एक्सपेंडिचर का और जो सेविंग का रेशियो आ जाएगा ना यहाँ पे, वो 4:3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 आ जाएगा। इनके साथ अब दो दो जीरो लगा दो इस प्रकार, ताकि चीज कैलकुलेशन आसान हो जाए आपके लिए यहाँ पे। अब देखो, ये चीजें आसान हो गई है। इसकी इनकम में कितने की वृद्धि हुई, 15% की, तो 15% कितना होता है इसका बताओ, 60 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 460 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि होती है, 19% की, तो 19% कितना होता है, 57, तो कितना हो जाएगा, 357 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि इसकी जो सेविंग है ना उसमें क्या परिवर्तन आएगा यहाँ पे। और देखो, 460 कमा रहा है, 357 रुपये क्या करा है एक्सपेंडिचर, तो सेविंग कितनी आ जाएगी इसकी यहाँ पे बताओ। इसकी जो सेविंग आ जाएगी ना यहाँ पे, वो आ जाएगी इस प्रकार से, 103 आ जाएगी इस प्रकार। तो सेविंग में कितने का ग्रोथ हो गया बताओ, 3% का, 3% का हो गया। या 3 का ग्रोथ हो गया किस पे, 100 पे। तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज लगा दो यहाँ पे इस प्रकार, तो 3% आ जाएगा इस प्रकार से यहाँ पे। एक तरीका तो योग है इसको हल करने का। अब दूसरा तरीका आप इसको एलिगेशन से कैसे हल करोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो, आपको बताएं यहाँ पे, इनकम जो होती है ना, वो एक्सपेंडिचर और जो सेविंग होता है ना, इसका मिक्सअप होती है, ये आपको बताना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि व्यक्ति की जो आय में है ना 15% की वृद्धि होती है, और इसका जो व्यय है ना, व्यय, अगर मैं यहाँ पे इसको बताऊँ आपको, इसका जो व्यय है ना, व्यय, इस व्यय में कितने की वृद्धि होती है, 19% की वृद्धि होती है व्यय के अंदर। और आपको बोला गया कि इसकी बचत में कितना परिवर्तन होगा, आपको नहीं पता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि X% का परिवर्तन होगा यहाँ पे। और फाइनली इनकम में कितने का हो रहा है, 15% का हो रहा है इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहला काम ये करोगे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखोगे इस प्रकार से। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पे कितने का आ गया, 4 का आ गया इस प्रकार से। और यहाँ पे ये कितना होगा, लेकिन इससे पहले आप देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो यहाँ पे वेज जो है ना वो 3 हो जाएगा, 3 यूनिट। और यहाँ पे बचत कितनी हो जाएगी बताओ, 1 यूनिट हो जाएगी इस प्रकार से। कितना गुना है यहाँ पे इसका, 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 12 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो, यहाँ पे 19 में से 15 घटाया तो 4 आया। अब यहाँ पे 15 में से कितना घटाने पर बताओ, 12 आएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 3%। तो एलिगेशन से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। आप ऐसे रेशियो से करोगे तो भी आसानी से ये सोल्व हो जाएगा, लेकिन मैं पर्टिकुलर आपको एलिगेशन मेथड पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गणित के अंदर आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर हर चैप्टर के अंदर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट आपको एलिगेशन आए हैं यहाँ पे। अगर एलिगेशन आएगा तो आप आराम से चीजों को बना पाओगे इसके अंदर। जहां बेसिक तरीके से आपको किसी प्रश्न को हल करने में 50 सेकंड लगेगा, तो एलिगेशन से 15 से 20 सेकंड में सोल्व हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात है 30:17। आय और जो व्यय का अनुपात है, आय और व्यय का अनुपात है 30:17, 30:17 है। उसकी आय में 19% की वृद्धि होती है और व्यय में 7% की कमी होती है, तो बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप इसके अंदर, इसकी आय में आपको बोला गया कि व्यय के अंदर 7% की कमी आती है, तो इसका जो खर्च है, इस खर्च में 7% की कमी आती है। और आपको बोला गया कि बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ये मैंने यहाँ पे X% मान लिया, जबकि इनकम में जो चेंजेस है ना यहाँ पे, वो 19% की वृद्धि है इस प्रकार से। और फाइनली अगर देखा जाए व्यय और बचत का अनुपात, तो इनकम 30 थी यहाँ पे, व्यय 17 था, तो सेविंग कितनी आ गई बताओ, बचत यहाँ पे, बचत आ जाएगी इसकी यहाँ पे 13। तो यहाँ पे व्यय और बचत का अनुपात हो जाएगा 13 अनुपात कितना, 17 हो जाएगा इस प्रकार से। अब दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 19 में से घटा दो। देखो, अंतर करोगे ना यहाँ पे आप, तो 19 से ये संख्या बताओ छोटी रहेगी, तो 19 माइनस माइनस 7 तो बराबर कितना हो गया, 19 और 7 कितना हो गया बताओ, यहाँ से 26 यूनिट हो गया। कितना हो गया ये,
26 हो गया इस प्रकार से, ये यहाँ पे हो गया 26, तो यहाँ पे ये हो गया 26, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब ये इसका कितना गुना है यहाँ पे वो देख लीजिए, 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 34 हो जाएगा, 34। अब यहाँ पे 34 में से 19 घटाने पर कितना बचता है बताओ, घटाओगे तो यहाँ पे 15% आ जाएगा, इस प्रकार से कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये 19% है, ये संख्या छोटी थी तो ये संख्या बड़ी है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इस 19 के अंदर आप जोड़ोगे कितना, 34 को, तो 19 में अगर आप 34 को जोड़ते हो ना यहाँ पे आप, तो 19 में 34 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 19 में 34 को जोड़ोगे ना यहाँ पे, तो ये 53% हो जाएगा इस प्रकार से, तो इसकी बचत में जो परिवर्तन होगा ना वो 53% का होगा यहाँ से। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ से आप, इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:3 है, व्यय में 14% की वृद्धि होती है और बचत में 24% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ये आपको पूछा गया है यहाँ पे। तो आपको बोला गया कि आय, व्यय और बचत, आय अगर 5 यूनिट है, 3 यूनिट अगर व्यय करता है तो 2 यूनिट क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। आपको बोला गया है कि व्यय में जो वृद्धि होती है ना यहाँ पे, वो व्यय में वृद्धि होती है 14% की, और बचत में जो वृद्धि होती है वो होती है 24% की। तो इनकम में क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है यहाँ से। आपको पता है व्यय और बचत का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3:2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे, इसको हल करने के आपके पास में 2-3 तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। क्या, एक तरीका तो ये होता है, आपको पता है एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी होती है, तो सबसे पहले आप 24 में से घटाओगे कितना, अक्स घटाओगे यहाँ पे आप इसके अंदर, और यहाँ पे अक्स में से घटाओगे कितने को, 14 को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 24 माइनस अक्स बटे अक्स माइनस 14 बराबर हो जाएगा 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 48 माइनस 2 अक्स बराबर हो जाएगा 3 अक्स माइनस कितना हो जाएगा 42, तो 42 को इधर भेजोगे तो 48 में एडअप हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 अक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 अक्स हो जाएगा, तो 90 बराबर क्या हो गया 5 अक्स हो गया। तो अक्स का मान कितना आ गया यहाँ पे बताओ, 18 आ गया, अक्स का मान कितना आ गया 18 आ गया इस प्रकार से। तो यहाँ से आय में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, तो 18% आ गया इस प्रकार से। इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो यहाँ पे इतना अक्स मानने की जरूरत भी नहीं है आपको यहाँ पे। अगर आप डायरेक्ट हल करना चाहते हो ना इसको, तो कैसे हल करोगे वो तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आप इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस ले लो, कितने का आ गया, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ गया 10% का, कितने का आ गया 10% का डिफरेंस आ गया यहाँ पे डिफरेंस आ गया 10% का। अब यहाँ पे ये जो दोनों का अनुपात है ना 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ पे 10 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना आप क्या करो, जो मिनिमम वैल्यू है ना उसमें जोड़ दो, इस 4 को जोड़ दो, 14 में अगर आप 4 जोड़ोगे ना यहाँ पे आप, तो ये जाएगा 18% यहाँ पे, या एक काम कर दो 24 में से घटा दो इस को, तो यहाँ पे 18 जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली 18% आ गया इसका आंसर यहाँ पे। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, आपको दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 13% की रेट से वृद्धि करती है, और जबकि महिलाओं की संख्या 18% की रेट से वृद्धि करती है, यदि वृद्धि के बाद पुरुष और महिलाओं की संख्या 6900 हो जाती है, तो पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या ज्ञात करो। पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या ज्ञात करो। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे मैं, तो सबसे पहले इसको हम एलिगेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको मेल जो है, मेल उसके बारे में दिया हुआ है कि मेल की जो ग्रोथ है वो 13% की रेट से ग्रोथ है मेल की, और फीमेल के बारे में बोला गया है कि उसकी जो ग्रोथ है वो 18% की रेट से ग्रोथ है। और फाइनली देखा जाए यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ, तो 6000 से कितनी हो रही है 6900 हो रही है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे 900 का इंक्रीमेंट है, किस पर 6000 पर। तो आपको निकालना है 100 पे कितना होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितना हो गया तो यहाँ से ये हो गया 6 एकम 6 और 56, ये हो जाएगा यहाँ पे 56 30, तो 15% आ गया आपका यहाँ पे ओवरऑल जो ग्रोथ आ गई यहाँ पे 15% आ गई इस प्रकार से। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना आपका यहाँ पे, उसको इधर लगाना, आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 3 का आ जाएगा, और यहाँ पे कितने का आ जाएगा 2 का, तो 3:2 हो जाएगा। तो टोटल 5 यूनिट की जो वैल्यू है ना, वो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1200, कितनी आ जाएगी 1200, तो इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 12 3600, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2400, तो 3600 और 2400 हो जाएगा पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या।
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यदि किसी मिट्टी के तेल का मूल्य 17 रुपये प्रति लीटर है और पेट्रोल का मूल्य 40 रुपये प्रति लीटर है, तो मिट्टी के तेल को पेट्रोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण का जो मूल्य है वो 30 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। अब यहाँ पे प्रश्न को समझिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रश्न का समझना यहाँ पे। तो मिट्टी के तेल का जो केरोसिन है, सबसे पहले आपको केरोसिन या मिट्टी के तेल के बारे में बोला गया है कि केरोसिन का जो मूल्य है वो 17 रुपये प्रति लीटर है, प्रति लीटर इस प्रकार से क्रय मूल्य मान लीजिए। जैसे आप मार्केट के अंदर गए और आपने 17 रुपये प्रति लीटर की दर से केरोसिन खरीद लिया, और पेट्रोल जो खरीदा ना आपने, उस पेट्रोल का जो भाव है वो है 40 रुपये प्रति लीटर। 40 रुपये प्रति लीटर का भाव का पेट्रोल आपके सामने। अब क्या बोला गया, आपको बोला गया कि दोनों को आपने मिक्स किया और आपने इनको बेच दिया 30 रुपये प्रति लीटर की दर से, तो 25% का आपको प्रॉफिट हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो, जब आप दोनों मिक्सचर को मिलाओगे ना यहाँ पे, उसके बाद में इसकी एक कॉस्ट प्राइस बनेगी इस प्रकार से। जैसे ये 17 के भाव का खरीदार, ये 40 का भाव खरीदा, लेकिन दोनों को आपने कैसे मिलाया, जैसे मान लीजिए 25 रुपये के हिसाब से आपके पड़ गया घर पे, लेकिन यहाँ पे तो बेचने की बात हो रही है। ये यहाँ पे अगर कॉस्टिंग प्राइस है इन दोनों की यहाँ पे, तो आपको यहाँ से कॉस्टिंग पे आना पड़ेगा, इन दोनों की पे आपको पूरे मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 30 रुपये आप बेच रहे हो, यहाँ पे 30 रुपये प्रति लीटर की दर से आप इनको क्या कर रहे हो, बेच रहे हो इस प्रकार से। तो आपको क्या हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसकी मीनिंग होती है 1/4, यानी कि 4 रुपए का सामान 5 में बिक रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको 30 दे रखी है। कितना गुना है इसका, ये 6 गुना। तो इसका 6 गुना कर दो, कितना हो जाएगा इसका क्रय मूल्य यहाँ पे 24 हो जाएगा। ये सीपी था और ये एसपी था यहाँ पे। तो ओवरऑल जो मिक्सर की जो कॉस्टिंग हो जाएगी ना यहाँ पे, वो 25 रुपये प्रति लीटर की हो जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा टोटल 15। इन दोनों का निकाल दो, कितना हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 15:8 में आपको मिलाना है इनको, यहाँ पे किस रेशियो में मिलाना है आपको, 15:8 में मिलाना आपको यहाँ पे। ये आसान सा प्रश्न था यहाँ पे, 15:8 ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। तो एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, ये 15 आ गया यहाँ पे, और ये कितना आ गया यहाँ पे, ये 17 है यहाँ पे, तो ये 8 आ जाएगा। तो 15:8 कर लीजिए यहाँ पे आप इसको, एक ऑप्शन 15:8 होना चाहिए था, लेकिन मिस्टेक है इसके अंदर। तो ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप यहाँ पे, एक व्यक्ति 2 प्रकार के चावलों को बेचता है जिनका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 27 रुपये प्रति किलोग्राम है, तथा इन उसे 25% और 10% की हानि होती है। जब ये इसको बेचता है ना, तो 25% और 10% की हानि होती है। इस दोनों प्रकारों को 3:2 के अनुपात में मिश्रित करता है, तो मिश्रण को बेच देता है। इस पर उसे 16.2% का लाभ। तो काफी अच्छा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल मेंस लेवल का शायद प्रश्न हो सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले इन मिश्रणों का आपको यहाँ पे बेच रहा है, एक को 25% लाभ पर और एक को 10% हानि पर। तो पहले इन मिश्रणों की क्या करोगे आप, कॉस्ट प्राइस निकालोगे यहाँ पे आप। फर्स्ट और सेकंड जो मिक्सर है ना, इनकी आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। देखो पहले मिश्रण को जो बेचता है ना 25 रुपये प्रति किलोग्राम इधर से बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% के लाभ की मीनिंग क्या होती है कि 1/4, यानी कि 4 रुपये अगर कॉस्टिंग है ना इसकी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 5। कितना हो जाएगा 5, और 25 के भाव से बेचता है, तो ये 25 हो गया। यहाँ पे कितना गुना है, 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर दो, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो पहले जो मिक्सर हो जाएगा ना, इसकी जो कॉस्टिंग हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस वो हो जाएगी 20 रुपये प्रति किलोग्राम। और दूसरे वाले को 27 के भाव से बेचता है, तो उसे 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि की मीनिंग क्या होती है, 1/10, यानी कि 10 रुपये का सामान कितने बिकेगा, बताओ 9 में बिकेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे इसका जो मान है ना, ये 27 का भाव से है, तो इसका 3 गुना हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसकी कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो 30 आ जाएगी इस प्रकार से। अब फाइनली जो है ना यहाँ पे, वो बोला गया कि इसको 16.2% का लाभ होता है। यहाँ पे सबसे पहले इसकी पूरे मिक्सचर की हम कॉस्टिंग निकालेंगे इसके अंदर यहाँ पे, और आपको बोला गया कि 3:2 में मिश्रित करता है। ये भी क्रय मूल्य आ गया, ये भी क्रय मूल्य आ गया। देखो क्रय मूल्य की वैल्यू निकाल दी मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, एक्स आपकी यहाँ पे अक्स, ये 30 में से अक्स घटाने पर 3, और आप अक्स में से 20 घटाओगे तो 2। अगर इसको एक तरीके से हल करना चाहो ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 30 माइनस अक्स बटे हो जाएगा यहाँ पे अक्स माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे, तो 30 2 60 माइनस 2 अक्स बराबर हो जाएगा 3 अक्स माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 60 हो जाएगा यहाँ पे। तो 120 बराबर कितना हो जाएगा 5 अक्स। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, बताओ 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 24 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 24। या आप दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हो इसको सही करने के लिए, इन दोनों का डिफरेंशिएशन कर लो। यहाँ पे कितने का आ गया, 10 का आ गया, तो 10 में डिवाइड कर दो इसको 3:2 में 10 को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ 6,
और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 30 में से 6 घटाने पर कितना आता है तो 24। तो यहाँ पे देखो 24 में से भी घटाने पर आ गया 24 आ गया। अब आपको बोला गया 24 रुपए जो है ना मिक्सर का एवरेज क्रय मूल्य आ गया। औसत जो क्रय मूल्य आ गया ना मिक्सर का, औसत जो सीपी आ गया मिक्सर का वो कितना आ गया 24 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया इस प्रकार से। अब आपको 16 से 2/3% का लाभ चाहिए। तो 16 से 2/3% के लाभ की मीनिंग क्या होती है 1/6, यानी कि 6 का सामान कितने बेचोगे 7 में। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चॉइस है ना इसकी वैल्यू दे रखी है 6 की, तो कितना गुना है इसके यहाँ पे तो 4 गुना। तो इसका 4 गुना कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो आपको बोला गया कि किस दर से बेचा जाए तो 28 के भाव से बेचना पड़ेगा आपको इसमें यहाँ पे। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में दिया हुआ है एक दुकानदार 60 रुपए किलोग्राम वाली चाय के साथ में 45 रुपए किलोग्राम वाली चाय किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 52.8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो एक चाय जो है ना वो है 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, दूसरी चाय जो है ना वो है 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है। अब यहाँ पे 52.8 के भाव से बेच रहे हो ना तो 110 की वैल्यू हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू निकाल दो कितनी हो जाएगी यहाँ पे। आप ये पॉइंट उठा के यहाँ पे 10 से गुणा कर दो। आप इसको यहाँ पे 1 0 से आप 1 0 यहाँ पर काट दो, 1 0 यहाँ काट दो इस प्रकार से। 11 से काट दो इसको, 11 चौक 44 हो गया ना यहाँ पे। तो कितना बच गया बताओ यहाँ पे 11 चौक 44 हो गया यहाँ पे। तो 52 है तो कितना ये 48% आ जाएगी यहाँ पे। कितना आ जाएगा 48% आ जाएगा इस प्रकार से। तो ओवरऑल जो आ गया ना 48% आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे, ये 3 का आ गया। और यहाँ पे कितने का आ गया बताओ 12 का आ गया। तो ये कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा इस प्रकार से। तो आपको किस अनुपात में लाना आ जाएगा 1:4 के अंदर। आपको समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट देखो यहाँ से अगले प्रश्न के अंदर दिया हुआ है 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 105 किलोग्राम चाय में 72 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को 68.25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 5% का लाभ होता है। तो सबसे पहले जो चाय है उसकी जो प्राइस है वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, और दूसरी जो चाय है ना उसकी जो प्राइस है वो 72 रुपए प्रति किलोग्राम है, 72 रुपए प्रति किलोग्राम है। और आपको बोला गया है कि किस अनुपात में मिलाए जाए, किस अनुपात में मिलाए जाए ताकि मिश्रण को 68.25 के भाव से बेचने पर 5% का लाभ हो। इस भाव से बेचने पर 5% का लाभ हो। तो ये 68.25 है ना यहाँ पे, ये 105 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे बेचने की बात हो। तो क्रय मूल्य की वैल्यू निकाल दो कितनी हो जाएगी यहाँ पे। इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 से गुणा कर दो आप इसको यहाँ पे। अब आप इसको काट लीजिए, सोल्व कर लीजिए, सोल्व हो जाएगा यहाँ पे। 25 से काट दो इसको, ये 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पे। 21 से कट जाएगी संख्या बताओ यहाँ पे। इसको पहले 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, ये हो जाएगा 5 से कम 5 यहाँ पे। ये 5 थी 15 और 3 बच गए यहाँ पे, 5 6 30 हो गए यहाँ पे, और 2 बच गया 25 यहाँ पे। फिर और काट दो इसको आप यहाँ पे। 21 से काट सकते हो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 21 से 126 हो जाएगा यहाँ पे। 136 है 21 105 तो 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एवरेज यहाँ पे 65 आ जाएगा इस प्रकार से। दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे बताओ। यहाँ से जो डिफरेंस आ गया ना दोनों का वो आ गया 7 यूनिट यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया 5। तो 7:5 में मिलाना आपको यहाँ पे। और 60 वाली जो चाय है ना उसकी क्वांटिटी आपको 105 किलोग्राम दे रखी है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 105 यूनिट दे रखी है आपको। तो ये इसका कितना गुना है वो आपको देखना है सबसे पहले। ये इसका जो गुना में हो जाएगा ना यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 7 कम 7 7 15 गुना है। तो इसका 15 गुना कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 5 75 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75 किलोग्राम। तो 75 किलोग्राम हो जाएगा यहाँ पे। परसेंटेज को उठा दो और 1 किलोग्राम कर दो आप इनकी जगह पे यहाँ पे 1 किलोग्राम हो जाएगा इस प्रकार से। समझ में आई हो बात आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम चीनी में से कुछ चीनी को 7% लाभ पर तथा शेष को 17% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल चीनी पर 10% का लाभ कमाया, तो 17% लाभ पर कौन सी चीनी बेचेगी। देखो ये प्रश्न काफी आसान है आपके लिए। पहली चीनी को 7% लाभ पर बेच दिया इसने यहाँ पे। आप इनको विक्रम मूल्य के आधार पर हल कर लो, विक्रम मूल्य के आधार पर हल कर लो, एसपी के आधार पर करो। पहली चीनी के अगर 7% लाभ पर बेच रहे हैं तो 100 रुपए का सामान 107 में बिकेगा, और दूसरी वस्तु को अगर 17% लाभ पर बेच रहे हो तो 117 में बिक जाएगी इस प्रकार से। और फाइनली जो है ना यहाँ पे उसने कुल चीनी पर 10% का लाभ कमाया, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 110 हो जाएगी इस प्रकार से। उन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया 7 का, इनका आ गया 3 का, तो हो जाएगा 7:3। अब टोटल 500 किलोग्राम है तो टोटल 10 यूनिट की जो वैल्यू है ना यहाँ पे, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500 किलोग्राम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 किलोग्राम आ जाएगी इस प्रकार। तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 350 किलोग्राम। और ये कितना हो जाएगा बताओ 50 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 150 किलोग्राम यहाँ पे। तो यहाँ से आपको बोला गया है कि 17% वाली चीनी की क्वांटिटी बतानी है, तो ये 150 किलोग्राम हो जाएगी यहाँ पे।
150 किलोग्राम हो जाएगी इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे, इनके साथ में किलोग्राम जुड़ा हुआ है तो 1 किलोग्राम हो जाएगी इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में आप दिया हुआ है एक शहर की जनसंख्या 90,000 है, एक वर्ष में पुरुष 13% की रेट से बढ़ते हैं और जो महिलाएं हैं वो 11% की रेट से बढ़ती है। मेल जो है वो 13% की रेट से और फीमेल 11% की रेट से बढ़ती है, और कुल जनसंख्या जो हो 12% की रेट से बढ़ती है ओवरऑल। यहाँ पे आपको हल करना है, तो यहाँ से डिफरेंस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1:1 में, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 90,000 आ गई इस प्रकार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45,000 आ जाएगी इस प्रकार से। तो इसको 45,000 मान लो, ये 45,000 हो जाएगा, ये भी 45,000 बराबर बराबर है, तो 45 हो जाएगा इस प्रकार से। तो महिलाओं की संख्या पूछिए तो 45,000 हो जाएगी इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी व्यापारी के पास में 50 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा 10% लाभ पर, शेष 5% हानि पर बेचता है, कुल मिलाकर 7% का लाभ होता है। तो 10% लाभ पर कितना चावल बेचा उसने, तो 10% लाभ पर बेच रहा है एक भाग यहाँ पे, तो इसकी जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, मैं विक्रय मूल्य के आधार पर कर रहा हूँ, आप लाभ या हानि लेके भी कर सकते हो, लेकिन आसान विक्रय मूल्य पर रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में, घटाने जोड़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो 10% का लाभ होता है तो 110 हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरे पर 5% की हानि होती है तो 95 हो जाएगा इस प्रकार से। और फाइनली ओवरऑल इसको 7% का लाभ होता है तो यहाँ पे 107 हो जाएगा इस प्रकार से। दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, 7 और 5 12 का आ गया, यहाँ पे कितने का आ गया, 3 का। तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4:1। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 किलोग्राम आ जाएगी इस प्रकार से। तो 10% लाभ पर बेची गई वस्तु बतानी है आपको यहाँ पे, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो 4 की वैल्यू 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 40 किलोग्राम आ जाएगा इस प्रकार से। तो 10% लाभ पर बेची गई जो चीनी आ जाएगी ना यहाँ पे, वो आ जाएगी 40 किलोग्राम यहाँ पे। वो पूरी समझ में आ गया होगा आपको, चीजें आसान है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। किसी व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वह 14% के लाभ पर बेचता है, शेष 6% की हानि पर बेचता है, कुल मिलाकर उसे 4% की हानि होती है। तो 14% लाभ व 6% की हानि पर कितना चावल बेचा, तो 14% लाभ का मतलब हो गया विक्रय मूल्य के आधार पर ये 114 हो जाएगा इस प्रकार से। और दूसरा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा ना, अगर 6% हानि पर बेच रहा है तो 100 रुपए का सामान बिकेगा यहाँ पे, 94 के अंदर बिकेगा यहाँ पे इसके अंदर। और ओवरऑल जो है ना यहाँ पे वो 14% का लाभ होता है, तो ओवरऑल आपको बोला गया ओवरऑल 4% की हानि होती है यहाँ पे, तो 4% की हानि का मतलब 96 में वस्तु बिक जाएगी। ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो यहाँ से 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे कितने का आ गया बताओ, ये 4, ये 18 आ गया टोटल यहाँ पे। तो इनका जो रेशियो आ गया ना यहाँ पे, वो 1:9 कितना आ गया यहाँ पे, 9 आ गया। तो टोटल 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 5। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 45 किलोग्राम हो जाएगा इस प्रकार से। ये 5 किलो और 45 किलोग्राम हो जाएगा इस प्रकार से। तो 14% लाभ और 6% हानि पर क्या हो गया, तो 14% लाभ पर तो हो गया 5 किलोग्राम, और ये जो हानि पर हो गया वो 45 किलोग्राम हो गया इस प्रकार से। ये आंसर आ गया इस प्रकार से। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से, एक शहर की जनसंख्या 35,000 है, यदि पुरुष की संख्या में 6% तथा महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि हो, तो एक वर्ष बाद जो जनसंख्या है ना वो 36,760 हो जाती है। शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। आप आराम से खुद भी कर पाओगे इसको। देखो, पुरुषों की जो संख्या है ना, मेल, वो बढ़ते हैं 6% की रेट से, और जो फीमेल है ना वो बढ़ती है 4% की रेट से। यहाँ पे ओवरऑल कितनी ग्रोथ हो गया, यहाँ पे देखो 35,000 से बढ़ के हो गया 36,760 हो गया। कितने का इंप्रूवमेंट है यहाँ पे आप देखिए, ये हो गया, कितना हो गया बताओ, यहाँ से इसको घटा लो यहाँ पे आप, 35,000 में से 0, ये 6, ये 7, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 1760 के इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे, किस पे, 35,000 पे हो गया इस प्रकार। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 2 जीरो लगा दो यहाँ पे, ये कट गया, 1 जीरो से कट गया यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, इसमें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया आपके सामने। यहाँ पे आगे कट रही है संख्या, मेरे हिसाब से संख्या आगे नहीं कट रही है, या काटोगे तो आप यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन कर दो यहाँ पे 35 का। ये 7 और 5 है, या तो 5 से कट सकती है या 7 से कट सकती है, लेकिन 5 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि इनका एक अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो 7 से अगर कट रही है तो देखते थे एक बार, ये जाएगा 7 दूनी 14, 14 कितना बच गया बताओ, यहाँ से 3 बच गया, तो आई थिंक नहीं कटेगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 175, 176 बटे क्या हो जाएगा, 35% हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे काफी कैलकुलेटिव होगी ये प्रश्न आपके लिए। चाहो तो आप यहाँ पे इनको सबको 35 से गुणा करके क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ये फ्रैक्शन को हटा सकते हो, इसके अंदर आप फ्रैक्शन हटा सकते हो। इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 35 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 35 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए आपके लिए यहाँ पे। तो 35 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 3 छत्ती 18, 3 कितना हो गया 21, ये हो गया 210 हो गया इस प्रकार से। और ये कितना हो गया यहाँ पे, 35 2 70 2 140 हो गया यहाँ पे, और ये कट गया तो 176 हो गया इस प्रकार से। इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितने का आ गया आपको यहाँ पे, तो ये आ गया 36 का। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, देखो यहाँ पे चिंतर से देख लो,
छिहत्तर से देख लो, अगर आप यहाँ पे इसको 80 करते हो तो 30 और शायद 34 हो गया इस प्रकार से। तो इनका जो रेशियो आ गया क्या 18 अनुपात कितना आ गया 17 आ गया इस प्रकार से। तो टोटल 35 यूनिट की जो वैल्यू है ना यहाँ पे, वो 35 यूनिट की वैल्यू 35,000 आ गई इस प्रकार से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1,000 आ जाएगी इस प्रकार से। तो क्या पूछा है पुरुषों की संख्या क्या होगी, तो पुरुषों की संख्या को निकालने के लिए आप 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 18,000। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे 18,000 हो जाएगी इस प्रकार से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।